गुड मॉर्निंग बच्चों। और सब अच्छे हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। +2 कॉमर्स में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में हम पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। उस चैप्टर में हम आज जो करने वाले हैं, आज के दिन हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे जो कि हमारे रिवॉल्यूशन से संबंधित हो सकते हैं। और दूसरी बात है कि जब कोई रिटायर होता है तो उस व्यक्ति की कैपिटल कैसे कैसे दी जाती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। एक ABC पार्टनर है, 3-2-1 में है। एक एग्जांपल बना दिए। 1 अप्रैल 2020 को A रिटायर होता है, C रिटायर होता है। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, इसमें कैश है, डेटर्स है, डेटर में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000 कम करके 48,000 है, पेटेंट्स है, इन्वेस्टमेंट है। आउट ऑफ प्रीमियम विच वाज एंटायरली डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹1,000 बी कैरिड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। आउट ऑफ प्रीमियम विच वाज एंटायरली डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, जो सारा का सारा प्रीमियम P&L में डाल दिया। किस चीज का प्रीमियम? जो आपने इंश्योरेंस करवाया था, जो भी आपने प्रीमियम दिया उसको आपने क्या सोचा कि ये तो खर्चा है, एक्सपेंसेस है, आपने P&L में डाल दिया। तो P&L में डालने का मतलब खत्म कर दिया, यानी खर्चा मान लिया। 1000 बी कैरीड फॉरवर्ड, 1000 रुपए को आगे ले जाओ, कैरीड फॉरवर्ड आगे ले जाओ एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस के तौर पे। मतलब क्या हुआ? ये हमारा वर्ष है, हमने यहां कहीं प्रीमियम दिया, प्रीमियम पेड किया, प्रीमियम पेड, चाहे हमने दिया 8,000, कुछ भी 8,000 10,000 कुछ भी दिया, और हमने उसे खर्चा मान लिया। कोई बात नहीं, ठीक है, मान सकते हैं। लेकिन जिस दिन वो पार्टनरशिप में से जा रहा है C, उस दिन महसूस किया कि इसमें से सारा पैसा प्रीमियम का भी खत्म नहीं हुआ, अभी प्रीमियम हमारा आगे तक चल रहा है, अगले कुछ महीने तक को कवर करेगा, और उसका 1,000 रुपया बनता है। तो 1000 बी कैरीड फॉरवर्ड, आगे ले जाओ। यानी इसने इतनी लंबी कहानी बना दी, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। 1,000 प्रीपेड इंश्योरेंस है, अनएक्सपायर्ड माने जो खत्म नहीं हुआ। यानी आपने 8 दिया या 10 दिया, मैं नहीं जानता कितना दिया, उसमें से 1,000 रुपया आगे का है, जबकि उसको हमने P&L में खत्म कर दिया। तो बेटे, जब वो एक किस्म का यूं समझ लीजिए कि जिसको P&L में डाल दिया और अब उसको मैं संपत्ति मान रहा हूं, तो मेरे लिए तो वही हो गया अनरिकॉर्डेड एसेट के तौर पे, है ना, अचानक आ गया कहने का मतलब। तो ये जो है आपका इसका बेनिफिट मिलेगा, इसलिए ये मेरे लिए एसेट्स हो गई। तो यहाँ पर एक फायदा हुआ। रिवैल्यूएशन में आपको पता है क्रेडिट में फायदा होता है, डेबिट में नुकसान होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई, चाहे तो अनएक्सपायर्ड लिखो, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम। $1,000, इसी को प्रीपेड भी कह सकते हो। अनएक्सपायर्ड को प्रीपेड, जो पहले दे दिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम भी कह सकते हो। एक तो फायदा हुआ रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, दूसरा ये जब रिवाइज बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें आपका यहां पर प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1,000 रुपये आपका एसेट्स हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। जो पेटेंट्स थे, यानी मेरी बैलेंस शीट में पेटेंट्स थे 5,000 के, जानते पेटेंट्स, हिंदी में इसको कहते हैं एकस्व। एकस्व, ये एकस्व क्या था बेटे? किसी चीज को बनाने का अधिकार लेना। मान लीजिए किसी चीज ने बहुत रिसर्च की, किसी कंपनी ने किसी चीज पर रिसर्च की और रिसर्च करके वो नई चीज खोज करी,
तो उसको तो दूसरा तो मिनट में बना लेगा यदि उसको फार्मूला पता चल जाए तो वो ये क्या करते हैं कि कोई हमारी चीज को बना ना ले, गवर्नमेंट से एक लाइसेंस ले लेते हैं, उसकी फीस देते हैं, उसका नाम होता है पेटेंट। और वो पेटेंट बनाने से क्या होता है कि उस चीज को केवल वही व्यक्ति बना सकता है, दूसरा नहीं बना सकता, या वो व्यक्ति किसी को लाइसेंस लिखित में दे दे कि मेरी चीज को ये भी बना सकता है, तो वो बना सकता है। तो इसे पेटेंट कहते हैं। पेटेंट की कैटेगरी में कॉपीराइट्स भी आता है जो बुक्स पर होता है, प्रकाशन पे, ठीक है। तो पेटेंट जो है वैल्यूलेस है, कोई कीमत नहीं रही, आज इसकी कीमत 0 हो गई है। तो मेरी एक एसेट्स 0 हो जाए तो क्या हुआ, पूरा नुकसान हो गया। नुकसान हो गया तो रिवैल्यूएशन के कहाँ आएगा बच्चे, डेबिट में टू पेटेंट्स 5,000 रुपए। दूसरी बात, नई बैलेंस शीट में कितना आएगा, नई बैलेंस शीट में पेटेंट्स आएंगे ही नहीं, पेटेंट्स आएंगे 0, यानी आपको लिखना ही नहीं है पेटेंट, नो, लिखना ही नहीं है पेटेंट्स। अगर 5,000 के थे, 4,000 के वैल्यू लेस होते तो मैं यहाँ 4,000 लिखता, तो 1,000 के तो बचते, फिर मैं 1,000 लिख देता यहाँ पे। पर जब सारे ही वैल्यू लेस हो गए तो खत्म। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज बाय 3,000। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये रहा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल, पहले 2,000 का रखा हमने, हमें शंका थी कि 50,000 के डेट में 2,000 डूबेंगे, तो इसलिए हमने लेस का रखा था। लेकिन कहते हैं ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय, इस बाई को पकड़ो, इंक्रीज्ड बाय 3,000 से बढ़ा दो। क्या कहा, 3,000 से बढ़ा दो। पहले मेरा कितना है 2,000, इसको क्या कर दो 3,000 तक बढ़ा दो कि 3,000 से बढ़ा दो, बाई 3,000 मैंने 3,000 से बढ़ा दो। ये कितना भी है इसमें 3,000 और बढ़ा दो, तो हो गया ना 3,000 से बढ़ना, तो ये 3,000 का मुझे क्या हो गया, लॉस। क्या हुआ, 3,000 का लॉस। तो 3,000 यहाँ आएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये कर दीजिए, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है बेटे, अब आगे चलते हैं। अब बताइए नई बैलेंस शीट में क्या कहेंगे, पेटेंट हटा दूं क्योंकि पेटेंट तो होना ही नहीं चाहिए ना, ये तो आपको दिखाने के लिए समझाया है। पेटेंट्स, सॉरी, जो आपके डेटर्स हैं 50,000 रुपए के, लेस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, पहले कितने थे 2,000 और 3,000 और हो गए तो 5,000 रुपए हो जाएंगे, और 5,000 जब घटेंगे तो आपके 45,000 के डेटर बचेंगे। 2,000 प्रोविजन था, 3,000 से बढ़ा दो, 3,000 से, 3,000 तक नहीं, 3,000 से, तो 2 में 3 और बढ़ गए तो कितना हो गया 5। अब इसी का दूसरा क्या रखा है, मैंने जान के किया हुआ है, इंक्रीज ₹2,3,000। अगर बजाय इसके ये लिखा होता इंक्रीज टू 3,000, 3,000 तक, यहाँ पे 2 लिखा है, इस पे गौर करें, 2 माने तक, दो 3,000 तक बढ़ा दो, 3,000 तक। हमारा कितना प्रोविजन है 2,000, इसको कहां तक बढ़ा दो 3,000 तक, यानी ये 3,000 है, ये 2,000, इसको 3,000 तक बढ़ाओ, यानी इसको बढ़ाते रहो 3,000 तक लाओ। इसका मतलब कितना बढ़ाना पड़ेगा मुझे, सिर्फ 1,000। तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दूसरी कंडीशन में 1,000 होगा, दूसरी कंडीशन में 1,000 होगा। तो दूसरी कंडीशन में जहां ये 5,000 हुआ है वहां कितना हो जाएगा बेटे, 2,000 पहले से था, 1,000 और हो गया 3,000 रुपये हो गया। कितना हुआ 3,000। तो दूसरी कंडीशन में 50 में से 3 गए तो कितने हो गए 48। ये लो जी, मैंने दोनों लिख दिए।
ये टू और बाई का फर्क है। ना समझ में आया तो फिर से रिवाइंड करके आप समझ लीजिएगा। चले बेटे आगे। चौथा पॉइंट, इन्वेस्टमेंट आर रीवैल्यूड एट 20,000। इन्वेस्टमेंट मेरी है पहले 30,000 की, जिस वक्त एक साझेदार गया उस वक्त हमने इनको रीवैल्यू करा, तो रीवैल्यू करके पता चला ये तो 20,000 रुपए की ही है, 30 की नहीं है, 20 की है। कोई संपत्ति जो 30 की थी और वो 20 की हो जाए तो 10 का लॉस नहीं हुआ, तो 10 का लॉस तो आ जाएगा यहाँ पर, कहां पर, रिवैल्यूएशन के अकाउंट में, टू इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता फिर तो मैं उसको गौर करता, लेकिन यहाँ है ही नहीं, तो बस सिंपल 10,000 लॉस हो गए। 30 वाली चीज 10 की कम हो गई, अब कितने की रह गई, 20 की। वो तो नहीं बैलेंस शीट में जानी चाहिए 20 की, हाँ जाएगी, लेकिन तब जाएगी यदि उसे कोई लेके ना जाए तो। लेकिन क्वेश्चन कहता है ए टुक ओवर इट एट दिस वैल्यू, ए ने इसको इस रेट पर उठा लिया, ले गया ए, यानी ए बोला मुझे दे दो, तो दे दो भाई ए को। तो ए कहता है मैं ले लूंगा 20 में। तब देखिए ए की कैपिटल बढ़ेगी कि घटेगी। अगर आप ए है, ठीक है, और आप एक इन्वेस्टमेंट लेके जाते हो तो आपकी कैपिटल बढ़ेगी कि घटेगी? बच्चे आप बताओ, क्या कह रहे हैं आप? बढ़ेगी। कैसे बताओ, कैसे बढ़ेगी? आप कहते हो इन्वेस्टमेंट लेने से बढ़ेगी, अरे नहीं बच्चे, जरा देखें कैसे ले। मान लेता हूं मैं ये इन्वेस्टमेंट, ओके, इसे आप घर ले जाओ, ठीक है, फ्री में कोई देगा? अगर आपको फ्री में दे दें तो फिर बी कहता है यार मैं ले जाता हूं इससे अच्छा, तो फिर सी कहता हो भाई मुझे दे दो जब फ्री में दे रहे हो। तो ऐसा तो नहीं है, यानी 20,000 रुपए में लेना है, कहता है मुझे दे दो ये 20,000। इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट को तो घर ले जाएगा और बदले में पैसे देगा, और पार्टनर कभी भी पैसे नगद नहीं देता, उसके कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्ट होते हैं, कैपिटल में से निकलते हैं, कैपिटल में ही एडजस्ट होते हैं। तो इसका मतलब है उससे पैसे जो लेंगे उसकी कैपिटल को कम करके करेंगे, तो कैपिटल बढ़ेगी नहीं बेटा, कैपिटल घटेगी। तो घटेगी, तो अगर मैं इसकी एंट्री करूं तो एक ही कैपिटल को तो मुझे करना पड़ेगा डेबिट। क्यों भला? क्योंकि कैपिटल को मुझे कम करना है। कितने से? 20,000 से। दूसरा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी कि घट जाएगी? हाँ, इन्वेस्टमेंट सारी की सारी जब ले जाएगा तो इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी, तो टू इन्वेस्टमेंट। अब देखने की बात है, वैसे तो यहाँ पे एंट्री 20 की हुई, लेकिन जो मैंने रिवैल्यूएशन के अकाउंट अंदर किए, अगर मुझे ये एंट्रियां बनानी पड़ती बजाय अकाउंट बनाने के, कहता है एंट्री बनाओ, तो बेटा ये भी तो एंट्री बनती है ना। और एक और बताऊं, आपको अकाउंट आता तो आप इनसे एंट्री भी बना सकते हो। देखो कैसे, इसी को देख लीजिए, रिवैल्यूएशन में क्या लिखा है, टू इन्वेस्टमेंट, तो एक एंट्री बना दीजिए, टू इन्वेस्टमेंट तो ये कर दीजिए, और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दीजिए। कितने से भाई? 10,000 से। तो ये 20 की जगह कितना हो जाएगा? 30,000। देखिए चेक करके, इन्वेस्टमेंट 30 की थी, खत्म हो गई, क्रेडिट हो गई, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करने से खत्म। उसमें से मुझे 10 का लॉस हुआ, तो लॉस हुआ तो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया, तो इससे लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन कम हो गया, यानी लॉस हो गया। और बाकी जो पार्टनर रह गया तो उसकी कैपिटल कम हो गई, तो एक ही एंट्री की। अच्छा, बाकी की एंट्री देखें, रिवैल्यूएशन में टू पेटेंट लिखा है तो क्या बनेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स। रिवैल्यूएशन में लिखा है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो एंट्री बन गई रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउट। रिवैल्यूएशन में लिखा है बाय अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, तो ये एंट्री बन गई अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जिन पे टू लिखा होता है बच्चे, वो तो टू ही लिखनी है। जैसे मैं एक एंट्री करके दिखाऊं, टू पेटेंट, टू पेटेंट को तो टू पेटेंट ही लिखना है, उसको तो टू को नहीं हटाना है। लेकिन फिर अपने आप ही रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपको करना पड़ेगा डेबिट। अब दूसरी तरफ देखिए, आपका यहाँ पे बाय इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम को करो, जैसे बाय लिखा है तो टू तो लिख ही नहीं सकते, इसलिए इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस है ना, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, तो अपने आप ही टू रिवैल्यूएशन हो जाएगा। अगर फिर भी मन ना माने तो एक बार चेक कर लो, इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। तो देखो बाय प्रीपेड इंश्योरेंस हुआ कि नहीं? तो ऐसे करके यदि किसी को अकाउंट बनाना आता तो आप उससे उल्टा भी चलकर एंट्री बना सकते हैं, और वैसे रूल के अकॉर्डिंग बना ही सकते हैं। मिटा दो बेटा इनको, ठीक है? दोस्तों पता नहीं
ये हो गया। तो ऐसा करने से जो इन्वेस्टमेंट लेके नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने की आएगी? नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आएगी ही नहीं, क्योंकि 30 वाली सारी खत्म हो गई, कुछ नुकसान में चली गई, कुछ ऐसे हो गई। अब उसके बाद करते हैं पॉइंट नंबर हमारा 5वां। ए टाइपराइटर वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2019 फॉर ₹10,000। हमने एक टाइपराइटर खरीदा था। ओके, एक मिनट बिना देखे करें, थोड़ा समझे क्या करें। अगर हम खरीदते, आप और मैं समझदार हैं, अगर हम खरीदते तो हम एंट्री पता क्या करते? टाइपराइटर डेबिट या ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट कर लेते, चाहे ऑफिस इक्विपमेंट कहते, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट करते और टू कैश करते। ऐसा होता। टू कैश 10,000 का था तो 10,000 का। अगर ऐसा कर देते ऐसा होता। देखते क्या हुआ। ए टाइपराइटर परचेज ऑन 1 अक्टूबर फॉर ₹10,000 डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। ये गलती कर गया। वो जो अकाउंटेंट था वो थोड़ा सा कम समझदार था, उसको तजुर्बा कम था, और उसने ऑफिस इक्विपमेंट की बजाय ऑफिस एक्सपेंसेस लिख दिया। अकाउंट डेबिट, कैश तो गया, ऑफिस एक्सपेंस लिख दिया, सारा मतलब ही बदल दिया। एक्सपेंस माने खर्चा, खर्चा माने या तो ट्रेडिंग में जाएगा या पीएनएल में जाएगा, और अगर लिखता हुआ एसेट्स ऑफिस इक्विपमेंट तो वो जाता बैलेंस शीट में। अगर आप किसी अपने बुजुर्ग को, जैसे दादी को या नानी को, चंडीगढ़ भेजना चाहते हैं, आपके ताऊजी कह रहे हैं कि बेटा बस में बैठा देना, मैं वहां पे रिसीव कर लूंगा, और आप अपने हिसार के लोकल बस स्टैंड पर जाते हैं और आप गलत बस में बैठा देते हैं, चंडीगढ़ की बजाय दिल्ली की बस में बैठा देते हैं, तो क्या वो चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे? नहीं बेटा, गलत है ना। इसीलिए यहां पर भी वही बात है, अगर वो ऑफिस इक्विपमेंट था तो इक्विपमेंट लिखना चाहिए था, उसको मैंने एक्सपेंसेस अकाउंट में बैठा दिया, तो वो तो रास्ता ही बदल गया, वो तो पीएनएल में चला गया। अच्छा जी, चलो पकड़े इसको, ठीक करें। तुम्हें अब पता चला कि जो चीज एसेट्स थी वो मैंने खर्चा मान ली, तो आप क्या करोगे? जैसे कि मैंने बताया, आपकी दादी को या नानी को गलत बस में बैठा दिया, और अभी आप वहीं हैं और पता चला अरे बाप रे, मैंने तो बैठाना था चंडीगढ़ की बस में, गलती से मैंने दिल्ली वाले में बैठा दिया, तो क्या करोगे? क्या करोगे? उस बस से उतार लो, अपनी दादी या नानी को उतार लो। ओके, फिर चंडीगढ़ पहुंच जाएगी? नहीं, तब भी नहीं पहुंचेगी। हाँ, दिल्ली नहीं पहुंचेगी, लेकिन वो यहीं की यहीं लोकल शहर में रह जाएगी, जब तक आप उन्हें उतार कर चंडीगढ़ की बस में ना बैठा दो। देखिए क्या बात कही, पहले तो उस बस से उतारना जरूरी, उतार के नीचे खड़े हो गए, ये तो ठीक है, वहां नहीं गए, लेकिन चंडीगढ़ भी तो नहीं जाएंगे, तो चंडीगढ़ की बस में बैठाना जरूरी है। वही बात, पहले तो मैं इसे क्या करूंगा, ऑफिस एक्सपेंसेस में से निकालूंगा। जब निकालूंगा तो एक ये मैंने खर्चा माना हुआ था, और अब मुझे पता चला तो खर्चे की बजाय क्या बन गया, ये एसेट्स, यानी मुझे फायदा हुआ। तो एक तो मुझे यहां लिखना चाहिए बाय ऑफिस या ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। कितने का लिखना चाहिए? 10,000, क्योंकि मेरा कितने का फायदा हो गया? 10,000 का। और मेरा नई बैलेंस शीट में ऑफिस इक्विपमेंट कितना होना चाहिए? 10। यस, एक तो फायदा हुआ, क्रेडिट हो गया, दूसरा वो मेरी एसेट्स हो गया, एसेट्स में चला गया। ऐसा होना चाहिए। अच्छा जी, लेकिन इसमें नीचे लिखा है इज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट, कहता है अकाउंट्स में लाओ, मैं ले आया। चार्जिंग डेप्रिसिएशन 20% पर, लेकिन उस पर 20% डेप्रिसिएशन लगाओ। क्यों? क्योंकि वो घिसता है। अच्छा, इससे पहले घिसा? इससे पहले तो 100% घिसा। वो कैसे? क्योंकि मैंने सारा का सारा पीएनएल में डाल दिया, तो सारा पीएनएल में डाल दिया, खर्चा हो गया सारा। अब बड़ी मुश्किल से तो उसको मैं निकाल के लाया, प्रॉफिट माना। लेकिन एक बात है, अगर तुम निकाल के भी लाए हो तो अगर ये एसिड्स है तो फिर ये घिसेगी कि नहीं? तो घिसेगी, तो कुछ तो लेस होगा, अब कुछ तो नुकसान होगा। तो कितना होगा? क्योंकि कितने की है संपत्ति? 10,000 की, तो एक साल का डेप्रिसिएशन कितना होता है? क्या रेट है? 20% पर एनम है। साल का 20% है, तो साल का 20 है तो 10,000 की वस्तु का 20% से 2,000 हो गया।
लेकिन वो तब 2000 होगा जब पूरे साल यूज करोगे। अरे बेटा आपने तो खरीदी ही 1 अक्टूबर को थी और 1 अप्रैल को तो ये हिसाब किताब हो ही रहा है। तो देखिए अक्टूबर का महीना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल की तो 1 तारीख को सुबह सुबह रिटायरमेंट ही हो गई। तो क्या हुआ, 6 महीने तो यूज हुआ। तो जो आपका टाइपराइटर यदि आपने चलाया भी होगा तो 6 महीने तो घिसा होगा, 1 साल कैसे घिस सकता है। तो यही ध्यान रखना है। तो कितना घिसेगा, 6 महीने का। तो पूरे साल में कितना घिसता था, जो चीज 10,000 की है 20% से साल में कितनी घिसेगी, 2000। तो फिर आधे साल में कितनी घिसेगी, 1000। तो बेटा 1000 तो घिसावट मानी जाएगी। तो देखिए 10 मेरा प्रॉफिट हुआ और 1000 मुझे डेप्रिसिएशन लॉस करना चाहिए। तो दो दो ना करके ना हम इसको 9000 ही कर देंगे, यहाँ पे 9000। तो यहां पर मेरा 9000 ऑफिस, ठीक है। यानी वैसे तो 10 का फायदा होना था, लेकिन फिर 1000 का डेप्रिसिएशन होना है, तो भाई 10 में से 1 गया तो 9 ही का फायदा होगा। ओके ठीक है बच्चे, यहां तक समझ में आ गया, ये पॉइंट्स हो गए। अब मैं थोड़ा सा आपको आगे सिखाता हूँ कि कैपिटल अकाउंट, जब कोई रिटायर होता है तो उसकी कैपिटल को कैसे पे करते हैं, उसके बारे में चर्चा करें। तो आगे चलें। अब आपके सामने एक सिचुएशन है, ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, तीनों में से सी रिटायर हो रहा है। मैंने क्या किया, पहले बाई बैलेंस बीडी तीनों की कैपिटल लिख दी, ठीक है। रिवैल्यूएशन किया, मान लेते हैं कि रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट जो भी हुआ तीनों में बराबर बांट दिया। मान लो 15,000 का प्रॉफिट हुआ तो तीनों में 15 5 बढ़ गए। जनरल रिजर्व अगर उनके पास पहले से था, इसको भी फिर मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जनरल रिजर्व हमारे पास था, मान लीजिए 6,000 रुपये। तो 6,000 जनरल रिजर्व था, तो उसको बांटा हमने तीनों में, तो 2-2 हजार तीनों की कैपिटल बढ़ गई। ड्राइंग की है तो ड्राइंग हमने लेस कर दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो लेस कर दिया। अब एक वो प्रीमियम की एंट्री याद है, जो जाएगा वो क्या होगा, वो क्रेडिट होगा 2C और डेबिट कौन होगा, बाकी ए और बी। और कौन सी रेशियो में, सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो में। तो मान लेते हैं कि टोटल 6,000 रुपए इसको मिलने थे, तो 6,000 मिलने थे, तो 3 ये भुगतेगा 3 ये भुगतेगा। तो ए और बी के खाते में लिखा जाएगा 2C कैपिटल 3-3 हजार, और सी के खाते में लिखा जाएगा बाई ए और बाई बी कैपिटल 3-3 हजार। तो अभी तक हमने क्या किया, एक बार दोबारा से रिवीजन करें तो कैपिटल ले ली, रिवैल्यूएशन कर दिया, जनरल रिजर्व जो भी देना था लेना था सब ले दे के, और अब पोजीशन ये आ गई, इसके 37,000, इसके 27, इसके 33 फाइनल है। इसमें से 37, 27, 33 में से जब इनको लेस किया तो लेस करने के बाद अब नेट आ गया टू बैलेंस सीडी 28,000, 20,500 और 30,500। ठीक है, अभी तक कोई भी रिटायरमेंट वाली बात नजर नहीं आ रही, पर चलिए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं कि हमारे सी रिटायर हो रहा है। अब क्वेश्चन के अंदर जो चेंज है क्या, नंबर 1, मान लो कि क्वेश्चन वाला कहता ही नहीं कि सी के पैसे कैसे दोगे, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन में नहीं कहा गया कि सी की पेमेंट कर दो, तो सी को पेमेंट नहीं करना, मतलब उसका लोन मान लो। देखो कैपिटल तो मान नहीं सकती, ये गलत है। टू बैलेंस सीडी लिख के रख दूं तीनों की कैपिटल, तो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जो अब पार्टनर नहीं रहा तो उसको मैं पार्टनर, उसकी कैपिटल को कैपिटल कैसे मान लूं, अब तो कैपिटल रही नहीं, वो तो लोन हो जाएगा। तो इसलिए ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे 30,500 यहाँ पर नहीं आएगा। अब देखिए नंबर 1, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन चुप है सी को पेमेंट करने के बारे में, तो क्या करे, पेमेंट करेगी ना करे, नहीं करनी। क्या आपके पास पैसे नहीं है, देखें हमारे पास कैश में है 10,500, पूरे तो नहीं है लेकिन है तो सही, तब भी नहीं करना। तो आप क्या करेंगे, सी के यहाँ पे जो 30,500 होना था यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे तो बैलेंस शीट तो लिखने, इससे ऊपर करेंगे 30,500 और यहाँ लिख देंगे टू सीज लोन
अकाउंट, ये लो जी, सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, ट्रांसफर। तो जो रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनेगी उसमें ए की कैपिटल आएगी, बी की कैपिटल आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन यहां पर सी का लोन आएगा 30,500। ए और बी की तो कैपिटल मानी जाएगी 28,000 रुपए और 20,500 रुपए, इनकी तो मानी जाएगी कैपिटल, लेकिन सी का लोन माना जाएगा। ठीक है, क्या कहा मैंने आपको, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता तो हम ये करेंगे। और फिर नई बैलेंस शीट में जो पिछली में मेरे पास कैश था 10,500, वो मेरा 10,500 का 10,500 रहेगा, क्योंकि हमें अपना काम भी तो चलाना है। यदि सारा पेमेंट में कर देंगे तो शायद हमारे लिए काम ही मुश्किल हो जाए, जो डे टू डे वर्क करने हैं, है ना बेटे। तो इसलिए क्वेश्चन ना कहे तो हम पेमेंट नहीं करेंगे। और आइंदा उसको, अब क्योंकि उसका लोन हो गया, तो अब जब तक हम उसका अमाउंट नहीं चुका देते तब तक या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तय हो जाएगा, और नहीं होगा तो पार्टनरशिप डीड में कहते हैं वो जो 6% के हिसाब से उसको दे देंगे, जैसे भी होगा। ठीक है, क्योंकि ये पार्टनर्स लोन हो गया ना, अब पार्टनर्स भी नहीं रहा, खैर वो। चलिए ठीक है बेटा, ओके। एक केस क्लियर हो गया, फिर से समझाऊं। अगर कुछ नहीं कहता तो उसके लोन अकाउंट में शिफ्ट कर दो। अगर आपको एंट्री सीखनी है तो एंट्री से कर लीजिए। कैपिटल बढ़ेगी घटेगी, कैपिटल तो खत्म ही करनी पड़ेगी, आइंदा कैपिटल नहीं रहेगी। तो सीज कैपिटल को करेंगे डेबिट टू सीज लोन अकाउंट। तो चेक कर लीजिए, सीज कैपिटल में टू सीज लोन लिखा हुआ है, और अगर सीज लोन बनाया जाए तो बाई सीज कैपिटल। ठीक है बेटे, आगे केस नंबर 2, सी के हिसाब से देखना। सी क्या हुआ है, रिटायर हुआ है। अगर कोई आदमी सरकारी नौकरी से रिटायर होता है तो थोड़ा सा कुछ अलग सा नहीं होता। जब वो रिटायर होता है तो कुछ उसके पास कैश आता है, तो कई बार तो पार्टी भी करते हैं लोग, और लगता है कि कुछ पैसा भी आया। रिटायरमेंट में दुख भी होता है, लेकिन कुछ बड़ी रकम भी आती है आदमी। यहाँ पर तो बेचारे को कुछ दिया ही नहीं। सी के घर वाले बोले रिटायर हो गए, हाँ जी, क्या लाए हो, कुछ पैसे पूछे, पैसे तो नहीं दिए। उन्होंने कहा बाद में देंगे, अभी है नहीं। अब दूसरा सवाल, कुछ तो दो, जितना है उसको उतना दो। चल, तो दूसरा क्वेश्चन है कि दे पेड 10,500, 10,500 दे, इतना ही था, बाकी लोन मान लेंगे। तो बेटे यहां पर जो आपने सीज लोन है ना, अब भी बनेगा, लेकिन उससे पहले एक लाइन और बनेगी। थोड़ा सा मुझे इसको नीचे लाना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा करें इसको। यहां पर टू बैलेंस CD हो जाएगा यहाँ पर 28,000, 20,500, उसका तो 30,500, तो ये नहीं लिखेंगे, बस ये मिट जाएगा। तो थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेता हूं मैं, 30,500, 30,500 टू सीज लोन अकाउंट। ये तो पहला केस था। टोटल तो पता ही है दोनों साइड का, वो 37,000 है और 27,000 है और 33,000 है, ये तो पता ही है। दूसरे केस में भाई जितना आपके पास कैश है उतना दे दो, 10,500 दे दो या 10,000 दे दो, जो कहो। चलिए, तो अगर मैं 10,500 देता हूं तो यहां पर उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो टू कैश अकाउंट। और चाहे एंट्री से करना हो, कैश को खत्म करना है ना, कैश का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, तो कैश को क्या करूंगा मैं, क्रेडिट टू कैश और सीज कैपिटल। तब तक तो कैपिटल ही थी, लोन तो बाद में करूंगा, तो कैपिटल अकाउंट में। तो देखिए, तो यहाँ पे सीज कैपिटल 10,500, इसको यहाँ दे दीजिए, या 10 देना तो 10 दे दो, क्वेश्चन में जितना कहेगी 10 दे दो भाई, 10 दे दो। तो 10 देना है तो फिर उसका लोन कितना बचेगा, अभी 30,500 था, फिर 20,500 रह जाएगा लोन। कितना रह जाएगा, 20,500। तो नई बैलेंस शीट में लोन 30,500 की बजाय कितना हो जाएगा, 20,500।
फिर कैश नहीं रहेगा मेरे पास इतना, क्योंकि मैंने कैश कितना कम कर दिया 10,000, तो मेरे पास कैश क्या बचेगा नई बैलेंस शीट में, सिर्फ 500। अब ये नई चेंज होगी ना, क्योंकि मैंने कैश दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सिचुएशन आ गए। अब अगली सिचुएशन करते हैं कि मान लेते हैं कि हम तो उसके पूरे पेमेंट करेंगे, हालांकि हमारे पास पैसे नहीं है, 10,500 ही है, पर हम पूरी पेमेंट करेंगे। अगर आपके पास पैसे कम है फिर भी आप पूरी पेमेंट करोगे तो कहां से करोगे भाई, तो कहीं ना कहीं से तो आपको इंतजाम करना पड़ेगा। तो हम मानते हैं कि हमने नेसेसरी अमाउंट वाज टेकन फ्रॉम बैंक एज ए लोन, हमने बैंक से लोन ले लिया। नेसेसरी लिखा हो, ध्यान रखें नेसेसरी का हो, तो नेसेसरी का मतलब है जितनी जरूरत हो। तो मुझे वैसे तो कितनी जरूरत थी, अब अगला क्वेश्चन चलाऊं बेटे, यहां पर कितने देने उसके 30,500 है ना, 30,500 कहीं लिख के रख लेता हूं, 30,500 मुझे देने हैं उसको, ये तो याद है ना, देना है 30,500 देना है। क्वेश्चन कहता है नेसेसरी लोन दो, नेसेसरी माने जितनी जरूरत हो, तो क्या मुझे 30,500 की जरूरत है, नहीं, 30,500 में 10,500 तो मेरे पास पड़े ही हैं, तभी तो नेसेसरी बनेगा। तो 30,500 में से 10,500 तो मेरा है ही, वो हटा दो, तो बाकी कितना बच जाएगा, 20,000 रुपए। तो आप 20,000 का बैंक से लोन लो। अब एक और बात, पहले पेमेंट कर दूं फिर लोन लूं, या पहले लोन लूं फिर पेमेंट करूं, बताइए, पहले लोन लेना पड़ेगा। हालांकि क्वेश्चन करोगे पता नहीं चलेगा किसी को कि पहले क्या किया था, लेकिन अगर रियलिटी में करो तो पहले आपको लोन लेना पड़ेगा, तभी तो पेमेंट करोगे। तो देखिए लोन लेने की एंट्री, जब आप बैंक से लोन लोगे तो आपके पास पैसा पड़ेगा, तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट और टू बैंक लोन अकाउंट, लोन टेकन कितने का लोगे आप, 20,000 का। वो इसलिए क्योंकि उसने कहा नेसेसरी, अगर कहता ना जी 30 का लेना तो 30 का लेते, पर उसने कहा नेसेसरी, तो कितना लोन लूं, 20,000। तो अब देखिए बैंक लोन क्रेडिट है, तो नई बैलेंस शीट में सीज लोन तो नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार मैं पेमेंट करूंगा। अब उसको कितना पेमेंट करना है मुझे, 30,500। अब 30,500 करना है तो सारा बैंक से करूंगा, सारा कैश करूंगा, या कुछ कैश से और कुछ बैंक से करूंगा, बताओ सोच के। भाई मेरे पास थोड़ा कैश पड़ा है और कुछ बैंक में आया अभी, क्योंकि जब बैंक से लोन लेते हैं ना तो वो एक बैंक अकाउंट में डालता है, हमारे बैंक जो लोन देता है डायरेक्ट नहीं देता है, पहले मेरे अकाउंट में डालेगा, तो ये बैंक में आएगा, बैंक अकाउंट में। तो देखिए दोनों से पेमेंट होगी, तो जितना मेरे पास कैश है उतना तो कैश पे कर दूं, कितना है मेरे पास 10,500, ये तो कैश पे किया, और बाकी किससे पे करूं, सीज लोन नहीं, फिर तो बैंक हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। तो कितना पे करूंगा यहाँ पे, 20,000। अगर इन दोनों की पोस्ट एंट्री बनाओ दो, किस अकाउंट में लिखा है, सीज कैपिटल में लिखा है टू कैश टू बैंक, तो देखिए क्या एंट्री बनी, सीज कैपिटल डेबिट टू कैश और टू बैंक। चाहे बिना इसके करके देख लो, कैश खत्म हो जाएगा तो कैश को करूंगा मैं क्रेडिट टू कैश, कितना खत्म होगा, 10,500। फिर ये बैंक से भी पैसा जाएगा टू बैंक, कितना भाई, 20,000 रुपए, और किसको पेमेंट करेंगे, सीज कैपिटल, लोन नहीं, वो तो लोन तो तब करते अगर मैं आज उसकी पेमेंट ना कर पाता तब मैं उसे लोन में शिफ्ट करता। यहाँ पे 30,500 रुपये, ठीक है बेटे, ये हो गया। एक सिचुएशन और आगे, एक सिचुएशन और, इनको मिटा दो। अब अगली सिचुएशन है, वो अगली सिचुएशन ये कहती है कि जितना आपको आवश्यक रकम है वो बाकी पार्टनर घर से लेके आएंगे। बैंक ने मना कर दिया, मान लो बैंक कहता भाई मैं आपको लोन नहीं दे सकता, आपका लोन पहले से ही फालतू है, ओके। फिर क्या हुआ, भाई ये पैसे घर से लाओ, कितना लाओ, आवश्यक राशि लाओ। ये कोई जरूरी नहीं है कि आवश्यक है, पूरा कहे तो पूरा सही, आवश्यक है तो आवश्यक सही। तो किससे करूं मैं सवाल, आवश्यक से कर ले कि 10,500 तुम्हारे पास पड़ा ही है, बाकी पैसे ले आओ। तो कितने जरूरत पड़ रही है, 30,500, उसमें से कितने पड़े हैं, 10,500, तो कितने की जरूरत है फालतू, 20,000 की। कौन लाएगा, ए और बी। कैसे लाएंगे, जैसे उनके बीच में रेशियो है, तो ए एक एक मिलाएंगे।
हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक एक में लाना है। एक अगर 15 ला सकता है, दूसरा 5 ला सकता है तो भी चलेगा। आप कहोगे ऐसे कैसे चलेगा? बेटा अगर एक 15 लाएगा तो 15 उसके अकाउंट में जुड़ेंगे, 5 लाएगा तो उसके खाते में 5 जुड़ेंगे। वो कहते हैं ना, जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। तो वही बात है भाई, जितना जितना आप क्या नाम है कैपिटल लाओगे वो उसके आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी, उससे क्या फर्क पड़ता है। सारा का सारा एक भी ला सकता है। तो देखिए बेटे, पहले मैं उनसे पैसे मंगा लूं तो उसमें तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल लाएगा, टू बीस कैपिटल लाएगा। जैसा कहे वैसा मंगवा लो। हाँ मंगवाने 20 है, क्योंकि उसने कहा नेसेसरी अमाउंट लानी है तो 20 लानी है। अब 20 अगर कहता है कि इसी रेशो में लाओ तो भाई 10 ये ले आएगा और 10 ये ले आएगा। अगर कहता है 15 ये ले आएगा तो 5 ये ले आएगा। अगर कहता है 20 का 20 ये ले आएगा तो कुछ नहीं लाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो लाएगा उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए इनके कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, ए और बी में क्या लिखेंगे, बाई कैश। क्या लिखेंगे, बाई कैश। तो मुझे या तो यहीं पे कर देना चाहिए, यहाँ पे बाई कैश, बाई कैश अकाउंट, और यहाँ पर लाएगा कितना भाई, वो 10,000। ये ऐसा करो, इसने ये खिचड़ी बन जाएगी, इसको यहाँ पेमेंट मत करो। यहाँ पे कितना बच गया था, 30,500। इसको सीडी को बीडी कर दो आगे। क्या कर दीजिए, बीडी। अब मैं इसको मिटा देता हूं। ये कैपिटल यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी, ये हो गया 28,000, 20,500 और 30,500। ठीक है बच्चे, इसको आगे ले आओ, 2 लाइन खींच दीजिए। अब यहां पर पहले कैश मंगवा लो, बाई कैश अकाउंट। कौन लाएगा, ये लाएगा कितना, मैंने 20 बोला था ना, तो 10,000 ये लाया था और 10,000 ये लाया था। ये तो लाएगा ही नहीं। अब लाने से ये इसकी कैपिटल 28 की जगह 38 हो जाएगी, इसकी कैपिटल 20 की जगह 30,500 हो जाएगी, इसकी तो 30,500 ही रहेगी। और फिर आप पे कर दो तो टू कैश पे कर दो, टू कैश। किसको पे करना था, सी को ही तो करना था। कितना, 30,500 करना था ना, 30,500 कर दो। और बाकी टू बैलेंस सीडी बच जाएगा, जो भी आएगा बच्चे। 38,000 आ गया है, 38,000, 28 और 10 38 हो गई, तो इसका 38,000 हो जाएगा। इसका 30,500 हो गया तो 30,500 हो जाएगा। इसका 30,500 था, 30,500, ये भी 30,500 हो गया, 28 20 और 10, हाँ 30,500 हो गया, तो 30,500। लेकिन इसका तो 0 होगा, ये लो टू कैश पे कर दिया। अब नई बैलेंस शीट में बताओ कैश कितना जाएगा। पहले कैश कितना था, 10,500। ओके, 10,000 ये लाया, 10,000 ये लाया, 20,000 वो लाया, कितना हो गया, 30,500। और फिर कितना पेमेंट कर दिया, 30,500, तो बैलेंस खत्म। ये लो, इस तरीके से हो सकता है। कई सिचुएशन आ गई, कुछ ना कहे, जब कुछ नहीं कहता कि नए पार्टनर को देना है कि नहीं देना उसका लोन के पेमेंट, तो नहीं देंगे, लोन अकाउंट में डालेंगे। जब कहे कुछ तो दे दो तो कुछ दे देंगे। जब कहे कि नेसेसरी अकाउंट बैंक से लोन ले लो तो बैंक से लोन ले लेंगे। और जब कहे कि घर से मंगवा के पेमेंट कर दो, यानी वो ए और सी बी है जो अपने घर से पूंजी ला के देंगे, लेकिन वो कितनी ला के देंगे, जितना कहे। वो कहे पूरी राशि ला के देंगे तो पूरी मंगवा लो, कहता है जी आवश्यक राशि लाएंगे तो आवश्यक मंगवा लो, कहते हैं बराबर मंगवाएंगे तो बराबर कह दो, कम ज्यादा कह दो कम ज्यादा कह दो। ओके बेटे, मुझे लगता है यहीं तक बहुत है। ठीक है, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। बाय बाय। ओके, टेक केयर।